दोस्तों, जिस तरह एक इंसान की लाइफ साइकिल होती है, ठीक उसी तरह एक प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। इंसान जब पैदा होते हैं तो वो बचपन से जवान होते हैं, जवान से फिर वो एडल्ट होते हैं और एडल्ट के बाद वो ओल्ड एज में आते हैं। ठीक इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो वो 4 स्टेजेस से गुजरता है। आज इस एपिसोड में हम इन 4 स्टेजेस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, जब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझते हैं तब हमें ये पता चलता है कि हम जिस कंपनी या जिस प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं वो किस स्टेज में है, और वो स्टेज डिसाइड करता है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मतलब डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, डिफरेंट थ्रेट्स होते हैं, डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन होती हैं और डिफरेंट कॉस्ट होते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आप में से एक श्रोता जिनका नाम पंकज साठे जी है, उन्होंने हमसे गुजारिश की थी कि हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक एपिसोड बनाएं। हमारा पिछला एपिसोड ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे आधारित था। पंकज जी ने वो एपिसोड देखा था और उसके बाद जब हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि एपिसोड काफी अच्छा था और उनको बहुत कुछ समझ में आया। तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप उस एपिसोड को देखिए और समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटर की ROI किस तरह कैलकुलेट की जाती है, और कैलकुलेशन से ज्यादा ये समझिए कि ROI को आप किस तरह अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। अपने टॉपिक की तरफ रुख करते हुए मैं आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के पहले स्टेज के ऊपर बताना चाहूंगा। पहले स्टेज को कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। एक बात आप समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन स्टेज जो होता है वो बहुत ही संघर्ष वाला होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी उस ब्रांड को नहीं जानता, कोई भी उस प्रोडक्ट को नहीं जानता, कोई भी उस कंपनी को नहीं जानता। तो क्या करना पड़ता है आपको बार बार लोगों को एश्योरेंस दिलाना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसके सिवाय आपको अवेयरनेस में बहुत काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। तो जब तक आप अवेयरनेस क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप प्रोडक्ट को बेचोगे कैसे? तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, और जब आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है तो क्या होता है, आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत लो होता है। इंट्रोडक्शन पीरियड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर उसको अच्छी तरह स्ट्रेटेजाइज करके नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए जब भी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है ना, तो जो मार्केट है उसको काफी स्पेकुलेशन से देखता है और वो ये सोचता है कि क्या ये प्रोडक्ट एक लंबे रेस का घोड़ा है। क्योंकि अगर वो लंबे रेस का घोड़ा नहीं है तो नुकसान सिर्फ उस कंपनी का ही नहीं है बल्कि मार्केट का है। क्योंकि जब मार्केट में डिमांड आती है और आप उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते तो जो रिटेलर हैं वो बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। सेकेंड स्टेज को हम ग्रोथ स्टेज कहते हैं। ग्रोथ स्टेज में क्या हो जाता है कि आपका सेल जो है वो बढ़ने लगता है, कॉस्ट आपका थोड़ा कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन स्टेज में बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया, उस अवेयरनेस की वजह से ग्रोथ स्टेज में आपको बहुत सेल्स मिला। इस स्टेज में क्या हो जाता है, क्योंकि आपके कॉस्ट कंट्रोल रहते हैं, आपकी प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस स्टेज में कंपटीशन आपके ऊपर नजर डालती है और उनको दिखाई देता है कि एक अपॉर्चुनिटी है। स्लोली एंड स्टेडली कंपटीशन आपके कैटेगरी में घुसने की कोशिश करती है। अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज को कहते हैं मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, सेल्स जो है वो यूं बढ़ते रहता है और एक लेवल पे जाके वो स्टेबलाइज हो जाता है और धीमी गति से वो गिरने लगता है। कॉस्ट बिल्कुल कंट्रोल में रहता है, प्रॉफिट बहुत हाई रहता है। हालांकि कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है लेकिन आपको इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने ग्रोथ स्टेज और इंट्रोडक्शन स्टेज में काफी मेहनत की है। तो आप मैच्योरिटी में क्या करते हैं, आप मैच्योरिटी में अपने मेहनत का आपको फल मिलता है। उसके बाद फोर्थ स्टेज आता है। फोर्थ स्टेज को कहते हैं डिक्लाइन स्टेज। इस स्टेज में क्या हो जाता है कि प्रॉफिट स्लोली स्लोली गिरने लगता है, सेल्स स्लोली स्लोली गिरने लगता है, कंपटीशन काफी जोर से आना लगता है और आप सोच में पड़ जाते हो कि आपको इस प्रोडक्ट को आगे चलाना है या नहीं चलाना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो है बुकिश नॉलेज। मतलब अगर आप बुक्स पढ़ोगे, बुक्स में ये लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा और इंप्रोवाइज करने वाला हूं और आपको कुछ पहलू बताने वाला हूं, कुछ पॉसिबिलिटीज बताने वाला हूं, जिससे आपको और क्लैरिटी से समझ में आए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को आप किस तरह अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हो। पहली चीज जो हमने समझनी है वो ये है कि जो स्ट्रेटजी हमने इंट्रोडक्शन में लगाई थी, जरूरी नहीं है कि वही स्ट्रेटजी ग्रोथ और मैच्योरिटी में हो। जब आप ग्रोथ और मैच्योरिटी में आते हो तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को अडेप्ट करना पड़ता है। अगर आप अडेप्टिव नहीं हो ना, तो जब मार्केट फोर्सेस आपको अटैक करेंगे तो अपने आप को आप डिफेंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर आपको पता है कि आप इंट्रोडक्शन में हैं तो आप ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करो। जब आप ग्रोथ में आते हो तो आप एक स्ट्रेटजी बी इस्तेमाल करो, और जब आप मैच्योरिटी में आते हो तो आप स्ट्रेटजी सी इस्तेमाल करो। तो ये स्ट्रेटजीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब
दूसरी समझने वाली बात क्या है, एक चीज आप ध्यान रखो, जो इंसान एक ऐसे ब्रांड में काम कर रहा है जो मैच्योरिटी में है, मतलब जिसकी सेल बहुत ज्यादा है, अगर आप उस इंसान से एक ब्रांड को लॉन्च करोगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो जिस सेगमेंट से बिलोंग करता है वहां पे डिमांड की कोई कमी ही नहीं है। उसको क्या करना है, उसको सिर्फ अपने गैप्स को फिल करना है। लेकिन जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इसका काम बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपको लोगों को मिलना है, उनको कन्विंस करना है, उनको बताना है, उनको प्रेजेंटेशन देना है कि उनको इस नई कंपनी के साथ क्यों एसोसिएट होना चाहिए। और जो स्ट्रगल है ना, जो इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है, वो काफी डिफरेंट है उस स्ट्रगल से जो मेच्योरिटी में होता है। आइए मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का एम्प्लॉय था। यूनिलीवर में ग्रोथ के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता था और जब भी हम मीटिंग में जाते थे तो हमें बोला जाता था कि भैया 30 to 40% का ग्रोथ लाना बहुत जरूरी है। एंड बिलीव मी, 30-40% आप भूल जाओ, 10% लाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता था वहां पर। मेरे अनुसार वो कंपनी एक ऐसी स्टेज में थी जहां पे वो मार्केट में पूरी फैली हुई थी। तो मैंने क्या किया, जब मुझे वॉल्यूम का प्रेशर आया तो मैंने एक इनोवेशन किया। वो मैंने एक कॉम्पिटिटर के डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढा और मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि क्यों उसे हिंदुस्तान लीवर ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि जब वो उस कॉम्पिटिटर के साथ था तो उसकी जो वॉल्यूम थी वो स्टैटिक थी, वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। और हिंदुस्तान लीवर एक बहुत पावरफुल ब्रांड है और अगर वो हमारे साथ जुड़ जाता है तो हम उसको बहुत हेल्प करेंगे और शायद उसका वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाए। एक्सप्लेन करते हुए मैंने उसको ये भी कहा कि अगर आप हमें ज्वाइन करोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी, मतलब अगर आप हिंदुस्तान लीवर पे आओगे तो आप इतना लॉस करोगे। वो थोड़ा सा सतर्क हो गया कि भैया ये कैसा बिजनेस प्रोपोजिशन है जो मुझे दे रहा है जिससे कि मैं अगर हिंदुस्तान लीवर में आऊं तो मेरा लॉस होगा। देखिए लॉस क्यों होगा, क्योंकि मार्जिन कॉन्स्ट्रेंट रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान लीवर में ग्रोथ पॉसिबिलिटीज बहुत होती है। तो मैंने उसको कन्विंस किया और उसने एक लॉस लेके हिंदुस्तान लीवर में आया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। बट मैंने उसे एक प्रोजेक्शन दिया था और 1 साल में मैं उस प्रोजेक्शन को मीट कर पाया, जिससे कि उस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्फिडेंस मेरे पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक्वायर किया। यही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ती है जब आप एक ऐसे कंपनी के साथ काम करते हैं जो बहुत फैली हुई है, जिसका रीच बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे नहीं तब तक आप ग्रोथ नहीं ला सकते। अब हम सिचुएशन को बदलते हैं। मैंने जब हिंदुस्तान लीवर छोड़ा तो मैंने एक स्टार्टअप को ज्वाइन किया जिसका नाम था अपीजे टाइफू टी प्राइवेट लिमिटेड और मैं उनका 5th एम्प्लॉय था। और यहाँ पर जो प्रेशर था वो काफी डिफरेंट था। वहां पर मुझे एक्स्ट्रा 20 लाख करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि 2 करोड़ तो हो जाते थे। इस केस में क्या हुआ कि वो 2 लाख रुपया जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको लाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। अब मैं जाके समझा कि एक स्टार्टअप के जो डायनेमिक्स होती हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट जो ऑलरेडी फैला हुआ है उसकी जो डायनेमिक्स होती है वो काफी अलग होती है। एक चीज आप याद रखिए, अगर आपको इस इंडस्ट्री में एक ऐसा आदमी मिल जाए जो एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना भी समझता है और एक प्रोडक्ट को स्केल अप करना भी समझता है तो समझ लीजिए कि आपकी जो सर्च है वो बहुत अच्छी है। उस इंसान को पकड़ के रखिए और उसको कभी जाने मत दीजिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ कंपनियां जो इंट्रोडक्शन स्टेज में थी उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड से लोगों को उठाया और जब उन्होंने उनको उठाया फायदा करने की जगह उन्होंने बहुत नुकसान लिया है। आप प्लीज उन्हीं लोगों को हायर कीजिए जो एक लॉन्च एक्सपर्ट है अगर आप इंट्रोडक्शन फेज में है तो। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा मेरे एक ऐसे मित्र का जो एक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था कैडबरी। और जैसा कि आप सबको जानते हैं कैडबरी एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा ब्रांड है जो हर एक जगह मिलता है। तो जब मैं उसको पूछता था यार तू इतने प्रेशर और इतने स्ट्रेस में क्यों है, तो वो कहता था कि भैया हमको 2% ग्रोथ के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और हमारा प्रॉब्लम ये है कि कैडबरी जो है हर एक दुकान में बिकता है। अरे वो तो मिठाई के दुकान में भी बिकता है, तो मैं ग्रोथ कैसे लेके आऊं, क्योंकि सारे बिजनेस पॉसिबिलिटी हमने एक्वायर कर लिए हैं। चलिए अब हम एक और बात समझते हैं कि जब एक प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो जाता है और वो सब जगह अवेलेबल हो जाता है तो वो एक डिक्लाइन स्टेज में होता है। लेकिन उस डिक्लाइन स्टेज में हम उस ब्रांड को बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रांड एक बहुत बड़ा सेल्स टर्नओवर देता है। मैंने आपको पहले कहा था कि जब हम इंसानों की बात करते हैं तो उनकी एक लाइफ साइकिल होती है और जब वो लाइफ साइकिल खत्म होती है तब वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने के बाद लेजेंड बन जाते हैं। उसी तरह कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो आइकॉनिक होते हैं, उनको आप मिटा नहीं सकते। प्रोबेबली उनका सेल जो है वो स्टैटिक हो गया होगा या वो एक डिक्लाइन स्टेज में होगा, लेकिन वो उस ब्रांड को बंद कभी नहीं कर सकते क्योंकि उनका वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम ब्रांड का लोगो बदल देते हैं, हम ब्रांड का लुक बदल देते हैं, हम उसमें वेरिएशन क्रिएट कर देते हैं और हम उसको एक रिवाइवल देते हैं।
तो ऐसे क्या होता है कि वो ब्रांड को एक नई जिंदगी मिल जाती है। और अगर मैं उन सारी बातों को यहाँ डिस्कस करूं आपके साथ तो ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं इस एपिसोड को यहीं पे विराम दूंगा और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को तो अच्छी तरह अभी समझ गए होंगे और ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। जब आप एक कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपको ये पता चले कि वो किस स्टेज में है, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको किस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप सही स्ट्रैटेजी का जब इस्तेमाल करोगे तभी आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे। एपिसोड को खत्म करते हुए मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगले एपिसोड में मैं ह्यूमन लाइफ साइकिल को मार्केटिंग के साथ इंटीग्रेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि इमोशनली किस तरह हम एक मार्केट को एड्रेस करते हैं। काफी एक्साइटिंग होने वाला है अगला एपिसोड, बट उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अगले शुक्रवार तक। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त आपसे अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।